वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स रिवीजन में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के उन करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जिसे हम किसी भी सब्जेक्ट में क्लासीफाई नहीं कर सकते, यानी कि हम उन्हें मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 के बारे में है। हाल ही में नीति आयोग ने एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को लॉन्च किया। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है और रशिया का सीरियस जो कि एक एंटिटी है रशिया में, इन दोनों ने मिलकर एक 14 दिन का वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां पर इंडियन एकेडमिशियंस, एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स ने अलॉन्ग विद रशिया के एजुकेटर्स, एकेडमिशियंस ने पार्टिसिपेट किया। यह पहला इंडो रशियन बायलैटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव है। इसमें करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि हम कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकालेंगे। वो वेब बेस्ड भी हो सकता है, मोबाइल बेस्ड भी हो सकता है। दोनों कंट्रीज के लोग, स्टूडेंट्स मिलके इसका कुछ सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। 2 वीक का जो प्रोग्राम है 7 से 21 नवंबर के बीच में चल रहा है। यहाँ पर 48 स्टूडेंट्स और 16 एजुकेटर्स, मेंटर्स ये मिलके 8 वर्चुअल प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, जिनकी अलग अलग फील्ड में कुछ यूटिलिटी हो, जैसे कि कल्चर, डिस्टेंस एजुकेशन, एप्लाइड कॉग्निटिव साइंस, हेल्थ एंड वेलबींग, स्पोर्ट, फिटनेस, गेम्स ट्रेनिंग, केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स, इन सब में उनकी यूटिलिटी हो, ऐसे वर्चुअल प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट करके। ठीक, आर्टिकल ब्रू ट्राइब के बारे में है। जो मिजोरम के ब्रू रिफ्यूजीज हैं, जो राइट नाउ त्रिपुरा में हैं, उन्होंने डिमांड करी कि अभी कुछ समय पहले जो 4 पक्षों का यानी कि क्वाडी पार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया था न्यू दिल्ली में जनवरी में इसी साल में, आप उसे स्टार्ट करिए। अब देखिए, जो एग्रीमेंट था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ब्रू ट्राइब है वो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में रहती है, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम। जो मिजोरम में ब्रू ट्राइब रहा करती थी, उनके खिलाफ काफी वायलेंस हुआ 1997 के दौरान, क्योंकि जो वहां की मिजो ट्राइब्स थी, उनका यह मानना था कि ब्रू ट्राइब वहां के लोकल नहीं है, ये लोग बाहरी हैं, जिसके तहत लगभग 37,000 ब्रू ट्राइब के लोग जो पड़ोसी राज्य है त्रिपुरा, वहां पर आके बस गए। समय के साथ 5,000 लोग तो वापस चले गए हैं, लेकिन 32,000 लोग अभी भी त्रिपुरा में ही हैं। तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए एक प्लान डेवलप किया गया कि इन्हें हम मिजोरम में वापस नहीं भेजेंगे, त्रिपुरा में ही इन्हें रख दिया जाएगा। तो उसके लिए 4 पक्षों ने मिलकर यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें जो 4 पक्ष हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा ये ब्रू ट्राइब के लोग हैं, तीसरा मिजोरम की सरकार और चौथा त्रिपुरा की सरकार। ये 4 पार्टीज थी जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें यह कहा गया कि इन ट्राइब के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 4 लाख की एक एफडी दी जाएगी, जो 2 साल बाद ही यूज में आ सकेगी। इन्हें 5,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे ताकि अपनी एक्टिविटीज कर सकें। 1.5 लाख रुपीस घर बनाने के लिए दिया जाएगा। फ्री राशन दिया जाएगा पीडीएस के थ्रू, ताकि अपना खर्च चला सकें। तो कुल मिला के एक बढ़िया सा रिहेबिलिटेशन पैकेज तैयार किया गया है। इसकी बात तो हो गई, एग्रीमेंट तो साइन हो गया, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वही जो मिजोरम की ब्रू रिफ्यूजीज त्रिपुरा में रह रहे हैं, उन्होंने भी डिमांड करी है कि आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसे कंटिन्यू तो करिए। ये रियांग डायलेक्ट यानी कि जो कोकबोरोक लैंग्वेज है उसकी जो एक बोली है रियांग, उसको बोलते हैं। देखिए, जो ब्रू ट्राइब के लोग हैं इन्हें रियांग ट्राइब भी कहा जाता है। ये इनका जो एक खोजागिरी फोक डांस है वो पूरी दुनिया में काफी फेमस है। बुइजू, बिहू नहीं, बिहू तो असम का है। ब्यूजू जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है रियांग ट्राइब का। त्रिपुरा में इन्हें पीबीटीजी भी डिक्लेयर किया गया है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब। मिजोरम में इन्हें टारगेट किया गया था, जिसके बाद ये रिफ्यूजी के तौर पर त्रिपुरा में आ गए थे। ब्रू रियांग रिफ्यूजी एग्रीमेंट अभी जो किया गया है वो 23 साल के क्राइसिस को एंड करता है, जिसमें 4 पार्टीज थी, मैंने आपको बता दिया, यूनियन गवर्नमेंट, त्रिपुरा, मिजोरम की गवर्नमेंट और ब्रू रियांग के रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारा अगला आर्टिकल डोबरा चांती ब्रिज के बारे में है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में डोबरा चांती सस्पेंशन ब्रिज को टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया। टेहरी गढ़वाल एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्थ में आपको टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। यहीं पर इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है। इस ब्रिज का जो काम है वो 2006 में स्टार्ट किया गया था। काफी समय लगा, लगभग 14 सालों का समय लगा इसे कंप्लीट होने में, और लगभग 300 करोड़ रुपए भी लग गए। कई बार इसमें प्रॉब्लम्स आई, एक बार डिजाइन फॉल्टी निकला, एक बार सस्पेंशन वायर्स टूट गए। इस वजह से इस प्रोजेक्ट में लगातार डिले होता रहा। ये 440 मीटर लंबा जो ब्रिज है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। लॉन्गेस्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे लंबा है। मोटरेबल है मतलब व्हीकल्स आ जा सकती हैं। सिंगल लेन है मतलब एक ही लेन में व्हीकल्स को आना भी होगा और जाना भी होगा। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब यह है कि कई सारे पिलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ऐसे ब्रिजेस में, बल्कि सस्पेंशन वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्टिकल सस्पेंशन होता है, इसमें कई सारे सस्पेंशन वायर्स होते हैं
जो ब्रिज को होल्ड करते हैं। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ये है सस्पेंशन वायर्स। यहाँ पर पिलर आपको केवल 2 साइड में मिलता है और बाकी पूरा ब्रिज इन वायर्स के ऊपर टिका होता है। तो ये इस प्रकार के ब्रिजेस को सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। ये जो टिहरी लेक है उसके ऊपर बनाया गया है। देखिए, टिहरी लेक के बन जाने के बाद जो भी लोग थे जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, उन्हें प्रताप नगर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए पूरे लेक का एरिया घूम कर जाना पड़ता था। बहुत टाइम लग जाता था, 5 घंटे का समय लगभग लग जाता था। लेकिन इस ब्रिज के फंक्शनल हो जाने के बाद जो ट्रेवल टाइम है वो घटकर 1.5 आवर हो जाएगा, मतलब कि काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। कई सारे फायदे होंगे इसके, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा, इस पूरे रीजन में डेवलपमेंट होगा और वहाँ के लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। टेहरी डैम के बारे में बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा डैम है, काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई 260.5 260.5 मीटर है और ये 592 मीटर लंबा भी है। ये टिहरी डैम एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था रिवर भागीरथी पर। भागीरथी देखिए वही नदी है जो आगे चल के अलकनंदा में मिलती है और उसके बाद गंगा स्टार्ट हो जाती है। उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में इसी नदी पर यह डैम तैयार किया गया है। ये जो स्ट्रीम है भागीरथी, ये गढ़वाल हिमालय में ओरिजिनेट होती है, आगे चल के देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलती है और उसके बाद गंगा बन जाती है। हमारा अगला आर्टिकल डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के बारे में है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अभी हाल ही में इस रिपोर्ट का 6th एडिशन जारी किया है। ये है क्या? ये जो रिपोर्ट है वो इन डेप्थ सर्वे करता है जो 106 यूके ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनका, और उनके फीडबैक के बेसिस पे ये डिसाइड करने का प्रयास करता है कि इंडिया में बिजनेस करने में कितनी आसानी या फिर कठिनाई हो रही है। क्योंकि देखिए ये यूके और इंडिया का इनिशिएटिव है तो मेजरली इसी बेसिस पे ईज को इवेल्युएट किया जाता है। इस सर्वे में रिपोर्ट में कुछ बातें निकल के आई। लगभग 2/3 यूके बिजनेसेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इंडिया में पहले की तुलना में बिजनेस करना आसान हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। स्टेट वाइज एनालिसिस में पता चला कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, उसके बाद नंबर कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु का आता है। बैरियर्स की बात करें तो लीगल और रेगुलेटरी बैरियर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, जीएसटी का जो प्रोसेस कंबरसम हुआ है वो, हाई इंपोर्ट टैरिफ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से यहाँ के स्टैंडर्ड्स का ना मिलना, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी यूके के बिजनेसेस इंडिया में फेस कर रहे हैं। यूके आईबीसी के बारे में बात करें, मेंबरशिप बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2007 में फाउंड किया गया था। इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड बिजनेसेस को फोस्टर करने का, आगे बढ़ाने का काम इसके पास है। ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों कंट्रीज के जो बिजनेसेस हैं उनके साथ मिलकर काम करता है और दोनों देशों में बायलैटरल ट्रेड को इंप्रूव करने का प्रयास करता है। वो ईस्ट एशिया समिट 2020 के बारे में है। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे उन्होंने 15th ईस्ट एशिया समिट को रिप्रेजेंट किया। अब ईस्ट एशिया समिट है क्या? देखिए, इसके सेंटर में आसियान की कंट्रीज हैं। जो आसियान है उनका बहुत पहले से ये प्लान था कि ईस्ट एशिया की मतलब एशिया का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ के कुछ और देशों को एक साथ मिला लें और एक समिट ऑर्गेनाइज करें जिसे हम ईस्ट एशिया समिट का नाम दें। तो ये सेंटर जो प्लान था वो तो आसियान की कंट्रीज का ही था जिसमें वो बाकी और देशों को जोड़ना चाहते थे। बाद में ये प्लान बना, शुरू में इसमें 6 कंट्रीज को जोड़ा गया और बाद में 2 और जुड़े, तो अभी ईस्ट एशिया समिट जो होता है वो टोटल 18 देशों का होता है जिसमें 10 कंट्रीज तो आसियान से ही होती हैं। ये एक प्रकार का बहुत ही प्रीमियम फोरम है, एशिया पैसिफिक रीजन को डील करता है। कई सारे इश्यूज यहाँ पे डील किए जाते हैं जो सिक्योरिटी या डिफेंस से एसोसिएटेड होते हैं। इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। यद्यपि ऐसी कोई ग्रुपिंग हो, इसको सबसे पहले 1991 में जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे महाथिर बिन मोहम्मद, उन्होंने कहा था कि हम आसियान के देशों के साथ कुछ और एशिया के ईस्टर्न रीजन की कंट्रीज को इन्वॉल्व करके समिट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस समिट को ऑर्गेनाइज करना 2005 के बाद से शुरू किया गया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा ईस्ट एशिया समिट का। मेंबरशिप में देखिए 10 तो आसियान के ही मेंबर हो गए, 2000 ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और 8 और देश हैं 2000 ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएसए। रशिया और यूएसए को 2011 में जोड़ा गया था, उसके पहले तक 16 होते थे, बाद में ये 18 हो गए। आसियान सेंटर फोरम है, जब प्लान बना था तब भी ये बात हुई थी कि लीड तो आसियान ही करेगा, मतलब जो चेयरमैनशिप है वो केवल आसियान के मेंबर्स को मिलेगी, बाकी 8 जो हैं उनको नहीं मिलेगी। और जब आसियान की समिट्स होती हैं उसके जस्ट बाद इसकी समिट होती है ईस्ट एशिया समिट,
और जो आसियान का चेयरमैन होता है वही उस साल ईस्ट एशिया समिट का भी चेयरमैन बन जाता है। 6 फोकस एरिया हैं इसके: एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड पेंडेमिक डिसीज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और आसियान कनेक्टिविटी। उन्हीं मेंबर्स को देखिए यहाँ मैप में शो किया गया है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये 54% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसे कवर करते हैं और 58% ग्लोबल जीडीपी कवर करते हैं। अब यूएस, चाइना, रसिया सब आ गए तो एक बहुत बड़ा शेयर तो यहीं पर कवर हो ही जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल एक पुरस्कार के बारे में है जिसका नाम इजू थेचन पुरस्कारम है। राइटर पॉल जचारिया जो हैं उन्हें 28th इजू थेचन पुरस्कारम के लिए चुना गया है। ये केरला का एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। 1993 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था। केरला साहित्य अकादमी इसे ग्रांट करती है। इस अवार्ड का जो नाम है वो थुंचथु इजू थेचन, अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएट किया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, जिन्हें मलयालम लैंग्वेज के फादर के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम इंस्टीट्यूट किया गया है। इस अवार्ड को जब भी ग्रांट किया जाता है तो 5 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाता है। वैसे तो यूपीएससी अभी तक अवार्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने से बचती रही है, लेकिन कहने की बात यह है कि यूपीएससी अभी तक बुक की डिटेल्स पर भी प्रश्न नहीं पूछती थी, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम FDSS, इसमें देखिए DRDO जो है उसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हाल ही में एक फायर मिटिगेशन सिस्टम डेवलप किया है बसेस के लिए। बस में अगर आग लगती है तो लोगों को बचाया जा सके। इसमें देखिए ये विदिन 30 सेकेंड जो आग है उसे डिटेक्ट कर लेगा और 1 मिनट के भीतर आग को बुझा दिया जाएगा इस ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से। FDSS यानी कि फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, यही बात यहाँ पर रिपीट की गई है। 30 सेकेंड में डिटेक्शन एंड 60 सेकेंड्स में सप्रेशन, जिससे कि बस में बैठे हुए लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जा सके। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। इसमें बस के भीतर का एरिया जहां पर लोग बैठते हैं वहां पर वाटर मिस्ट बेस्ड FDSS सिस्टम को लगाया गया है। मतलब वहां जो पानी का स्प्रिंकल होता है, छिड़काव होता है, वो इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इंजन का जो एरिया है जहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा होती है वहां पर एरोसॉल बेस्ड FDSS सिस्टम लगाया गया है। मतलब जो गैसेस हैं उनको पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में स्प्रेड किया जाता है आग को बुझाने के लिए। अब यहाँ पर वो बस के भीतर का एरिया जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं, जहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि मिस्ट बेस्ड FDSS है, पानी के जो बौछार है, स्प्रिंकल्स हैं, वो वहां पर लगाया जाएगा। तो उसमें 80 लीटर कैपेसिटी का एक वाटर टैंक लगाया गया है। 6.8 kg का नाइट्रोजन सिलेंडर भी अप्रोप्रिएट लोकेशन पर इंस्टॉल किया गया है ताकि आग को जल्दी से काबू में पाया जा सके। जो FDSS इंजन है, इंजन का जो एरिया होता है वहां पे जो FDSS लगता है वहां पर एक एरोसॉल जनरेटर होता है जो गैस को या लिक्विड बेस्ड कोई मटेरियल जो आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जा रहा है उसे छोटे छोटे पार्टिकुलेट में कन्वर्ट कर सके फायर को सप्रेस करने के लिए। विद इन 5 सेकेंड ऐसा माना जा रहा है कि ये आग को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम के बारे में आर्टिकल हो गया। हमारा अगला आर्टिकल हाल ही में कंडक्ट किए गए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने जिसे अभी एक इनॉग्रेट किया गया गंगा उत्सव 2020, उसके बारे में है। 3 दिन का ये फेस्टिवल था। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया गया। कई तरीके के मिस्टिकल कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए। स्टोरी टेलिंग, फोकलोर्स, डायलॉग्स वगैरह किए गए। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को भी डिस्प्ले किया गया। म्यूजिक परफॉर्मेंस भी हुआ। पूरा जो उद्देश्य था ओवरऑल वो ये था कि हम लोगों को गंगा की सिग्निफिकेंस के बारे में बता सकें और उसके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए वर्क कर सकें। इन बिटवीन गंगा टास्क फोर्स ने एक अफॉरेस्टेशन ड्राइव भी स्टार्ट किया NCC जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं उनकी मदद से, और एक एजुकेशन टूर भी वगैरह भी कंडक्ट करवाया गया। सिग्निफिकेंस बताई गई, पेड़ वगैरह लगाए गए। मिनी गंगा क्वेस्ट को डिजाइन किया गया था यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए कि इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, गंगा को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर बात आती है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस की, जिसका हाल ही में 9th फाउंडेशन डे मनाया गया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोला था कि कैसे जो ये अलायंस है ये इनोवेशन और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है। तो भाई है क्या ये चीज़, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये असल में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, जिसके मेंबर्स थे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, चैम्बर्स ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो गई और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये करती क्या है कंपनी, ये PM काउंसिल ने बोला था कि भाई कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके थ्रू जो हमारा जो गवर्नमेंट का फंड है
जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है उसको प्रोफेशनली मैनेज किया जा सके बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। तो अब जाके ये कंपनी बनाई गई। अब ये करती क्या कंपनी, ये एनकरेज करती है कि इंडस्ट्री के लोग इन्वेस्ट करें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैपिंग टेक्नोलॉजी में कुछ गैप है, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन में मदद कर पाए, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो ढंग से मिल के काम कर पाए। फॉर एग्जांपल कोई एआई में कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि एआई को आप हेल्थ केयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर दो कंपनियां जो एक हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रही है और एआई में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो साथ मिलके ऐसे काम करके कोई तीसरी काम को कर सकते हैं। एआई और हेल्थ हो सकता है अलग अलग हो, पर दोनों को मिला के आप दोनों एरियाज को बढ़ावा दे सकते हैं। चाहे आप जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा कि बिग डेटा का भी इस्तेमाल वैक्सीनेशन ट्रायल में किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को बढ़ावा देना है, ये कोशिश थी गीता की, यानी ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस की। इसमें पीपीपी मॉडल के थ्रू नेशनल इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। और ये सॉफ्ट फंडिंग भी देती है इन चीज़ों को कि भाई एक्विजिशन करनी है, कोई चीज़ को टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, डिप्लॉयमेंट को लेके फंडिंग भी मुहैया कराई जाती है। हमारा अगला आर्टिकल ग्रीन दिल्ली ऐप के बारे में है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अभी ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि दिल्ली में सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। पोल्यूशन कॉजिंग जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, धुंध बढ़ रही है, गवर्नमेंट की जानकारी में वो लोकेशंस या कॉजेज आ जाएं, इसी उद्देश्य ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें होगा ये कि फोटो या वीडियो कंप्लेंट्स रखी जा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर ऐसा कोई सोर्स दिखता है जहां से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो उसकी फोटो या फिर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता है इस एप्लीकेशन पे। उसके बाद ये सरकार की निगाह में चला जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो इसे कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देगी ताकि कंप्लेन टाइमली मैनर में उसे रेड्रेस कर सके। इनफैक्ट जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली कंसर्न डिपार्टमेंट को वो भेज देगा, टाइम बाउंड मैनर में उस कंप्लेंट को रिड्रेस कर लिया जाएगा। आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सर्विस। रोपैक्स फेरी सर्विस का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस। फेरी सर्विस का मतलब होता है कि किसी भी सामान को एक जगह से, सामान या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिविजुअल्स हों, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी एक रोपैक्स टर्मिनल हजीरा और घोघा के बीच में इनॉग्रेट किया है गुजरात में। देखिए लोकेशन आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ये है गुजरात। गुजरात में गुजरात का ये सदर्न पार्ट है, सदर्न गुजरात आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे लोकेशन है हजीरा की और ये है सौराष्ट्र का एरिया। यहाँ पर एकदम किनारे पर है घोघा और ये गल्फ ऑफ खंभात है और ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, गल्फ ऑफ कच्छ है। अब यहाँ पर अगर आपको घोघा से हजीरा आना है तो चूंकि बीच में ये गल्फ पड़ जाती है तो आप पानी में कूद के तैर के तो आएंगे नहीं, तो फिर ये बहुत लंबा सा ट्रेवल हो जाता है, यहाँ से घूम के आना पड़ता है। लगभग 380 किलोमीटर की डिस्टेंस ये होती है और अगर आप कार से ट्रेवल करते हैं तो 8 साढ़े 8 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक फेरी चला दें जो नाव से बड़ी हो, जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर और लोग और सामान आ जाए और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चली जाए, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि घोघा और हजीरा के बीच की जो डिस्टेंस है वो महज 90 किलोमीटर की है। और अगर हम किसी फेरी से जाते हैं तो महज 4 घंटे का समय लगेगा, फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, सब कुछ होगा। इसीलिए इस फेरी सर्विस को अभी स्टार्ट किया गया है। जो रोल ऑन रोल ऑफ वाली फेरीज होती हैं उसमें एक ऐसे जहाज के पीछे एक ऐसी मतलब प्लेटफॉर्म होता है जो नीचे गिर जाता है, फिर यहाँ से व्हीकल्स ऊपर चली जाती है, फिर ये बंद हो जाता है। तो ऐसा मैकेनिज्म होता है। तो ये साउथ गुजरात के लिए सौराष्ट्र रीजन से गेटवे का काम करेगा। 370 किलोमीटर की डिस्टेंस 90 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। कार्गो ट्रेवल टाइम भी कम हो जाएगा। इससे अप्रॉक्सीमेटली 9000 लीटर पर डे जो हमारा फ्यूल है वो भी बचेगा और CO2 का एमिशन भी कम होगा। व्हीकल्स नहीं चलेंगी तो एमिशन कम होगा कि नहीं होगा? 24 मिलियन टन पर डे का एमिशन जो हमारा है वो रिड्यूस होगा। इससे देखिए जो दोनों ही रीजन्स में, चाहे घोघा है या फिर हजीरा है, जो पोर्ट सेक्टर में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, फर्नीचर की, फर्टिलाइजर की, उन सबको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो वहाँ पर एक एशियाटिक लॉयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर टूरिस्ट भी ज़्यादा जाएंगे। तो कई सारे फायदे होंगे इस फेरी सर्विस के। आर्टिकल इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में है। अभी हाल ही में जो मिनिस्टर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के, उन्होंने 2020 के एडिशन के तौर पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 4th एडिशन अनाउंस किया। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 4th एडिशन अनाउंस हो गया, बट एक्चुअली में ये है क्या? देखिए इसमें एक वर्ड है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है आपस में मिलकर बातचीत करना, मिलना। मतलब यहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे। मिलेगा कौन? देखिए इसमें जो मिलने वाले लोग होंगे वो होंगी टेक कंपनीज, इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स जो इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं। अब इनका मिलने का उद्देश्य क्या होगा?
ये जो टेक कंपनीज, इंडिविजुअल्स या इन्वेस्टर्स आएंगे, ये रीजनल, लोकल जो है वो तो आएंगे ही, एट द सेम टाइम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो लोग इस प्रकार के कांग्रेस में इंटरेस्टेड हैं वो अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे। मिलने का उद्देश्य ये होगा कि ये आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें और कोऑपरेट कर सकें। कोऑपरेशन का उद्देश्य एक दूसरे को सपोर्ट करना हो सकता है, आपस में कोलैबोरेट करना हो सकता है। जो कई सारी टेक कंपनीज हैं उन्हें एक प्रकार का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को शोकेस करेंगे, दिखाएंगे कि देखिए हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। अगर किसी इन्वेस्टर को उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी तो वो उसके एक्सपेंशन के लिए अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म उनको इस तरीके की एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करवा देता है। अब इससे जो इंडिया के दो इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज सतत भारत, सनातन भारत, जिसमें उद्देश्य ये है कि जो इंडिया के 6 लाख गांव हैं वहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाएं, और दूसरा है समग्र भारत, सक्षम भारत, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से एसोसिएटेड है। इन दोनों को इससे फायदा मिलेगा। यहां पर जो एंटिटीज हैं या टेक कंपनीज हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और दूसरा चूंकि इसमें एक गवर्नमेंट बॉडी भी इन्वॉल्व है तो वो उन्हें रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क में सपोर्ट प्रोवाइड करवा देगी। अब कौन सी गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको यहां पर भी क्लियर हो गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक इसमें इन्वॉल्व है। उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने, और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोर्ट, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। इसकी थीम रही इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। COAI के बारे में बात करें, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 1995 में इसे कंस्टिट्यूट किया गया था। ये एक प्रकार की नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी है। इसका उद्देश्य यह है कि मोबाइल कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट्स के फील्ड में इंडिया को ग्लोबल चैंपियन बनाया जाए, ग्लोबल लीडर बनाया जाए। अगला आर्टिकल है वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNAS के बारे में है। IRNAS, इसे अभी हाल ही में IMO ने वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहां पर इस एक्सेप्टेंस के बाद ये काफी सिग्निफिकेंस है इस लिहाज से क्योंकि इंडिया चौथा देश बन गया है जिसके नेविगेशन सिस्टम को IMO ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके पहले US, रशिया और चाइना, इवन यूरोपियन यूनियन का भी जो नेविगेशन सिस्टम है उसे IMO ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है। अब अगर एक्सेप्टेंस दे दी है तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अब जो भी वेसल्स इंडियन ओशन या उस रीजन में ट्रेवल करते हैं जहां पर IRNAS अपनी विड्थ कवर करता है, वो IRNAS का इस्तेमाल वहां पर इंटरनेशनल जो शिपिंग है उसमें किया जा सकेगा। ऑब्टेनिंग पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन जहां पर वो है उसके लिए GPS और GLONASS की तरह ही अब IRNAS का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। GLONASS बिलोंग्स टू रशिया। ये देखिए जो इंडियन ओशन में IRNAS है वो 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जो पोजीशन है यहां से लेकर 5 डिग्री साउथ से 110 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक कवर करता है। लगभग ये 1500 किलोमीटर की लोकेशन होती है, पूरा एरिया होता है जो IRNAS में कवर हो जाता है। IRNAS के बारे में बात करें जिसका एक अल्टरनेटिव नेम नाविक भी है। IRNAS इसका ऑपरेशनल नेम नाविक है जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन यहां पर इंडिकेट करता है कि यहां पर सैटेलाइट्स का एक ग्रुप काम करता है, समूह काम करता है। ये इंडिया का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग हमें बताता है कि और कहां पर कौन सी चीज लोकेटेड है। कवरेज 1500 किलोमीटर का है। इसमें देखिए टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं। वैसे अभी तक IRNAS के लिए 9 सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं जिसमें से एक फेल हुई थी और एक में जो एटॉमिक क्लॉक था वो बंद हो गया था जिसके लिए बाद में एक डिफरेंट सैटेलाइट भेजी गई। तो मतलब 9 सैटेलाइट इसके लिए भेजी गई हैं जिसमें से 7 राइट नाउ फंक्शनल हैं और इसी के बेसिस पे ये पूरा फंक्शन करता है। इसमें से 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमती हैं जबकि 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। देखिए जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन पोजीशन पर ये फोकस रखते हैं। स्टेशनरी और सिंक्रोनस में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमेशा अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल रन करता रहता है जबकि जो जियो सिंक्रोनस हैं उनका ऑर्बिट टिल्टेड रहता है। ये अंतर है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में। IRNAS 2 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। एक होगा SPS यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम या सर्विसेज जो हम आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा होगा रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। ये केवल आर्मी पर्सनल्स या ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए होगा। ये देखिए कुछ और भी इनके एप्लीकेशन हो सकते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एरियल या फिर मरीन नेविगेशन में। जेट प्लेन्स जा रहे हैं, कोई भी टैंक जा रहा है या फिर कोई शिप जा रहा है तो वो इसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए कर पाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट या मोबाइल फोन्स में भी एप्लीकेशन के तौर पे इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे। यहां पर हम बात करते हैं IMO के बारे में। IMO ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। हेडक्वार्टर है इसका UK लंदन में।
इसे स्टैब्लिश 1948 में किया गया था, लेकिन इसकी पहली मीटिंग 1959 में होती है। इंडिया 1959 में ही इसका मेंबर बन गया था। ठीक है, अब देखिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ताकि जो इंटरनेशनल शिपिंग है वो सेफ रहे। एनवायरमेंटल कंसर्न को भी आजकल वो एड्रेस करने लगे हैं। लीगल मैटर्स, टेक्निकल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सभी फेज में ये काम करते हैं। गवर्नेंस आईएमओ का जो है वो एक असेंबली ऑफ मेंबर्स के द्वारा चलाया जाता है, और जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काउंसिल ऑफ मेंबर्स रन करते हैं, जो कि असेंबली के मेंबर्स में से इलेक्ट कर लिए जाते हैं। अगला आर्टिकल है वो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में है। केरला अभी एम कर रहा है कि जो पुअर फैमिलीज हैं, पब्लिक ऑफिसेस हैं, दिसंबर तक उन्हें फ्री या अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट ये है कि जो सिटीजन का राइट है इंटरनेट एक्सेस का, उसे फुलफिल किया जाए। जो बीपीएल फैमिलीज हैं केरला में, 20 लाख लगभग बीपीएल फैमिलीज हैं, उन्हें अफोर्डेबल रेट पर जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पब्लिक ऑफिसेस हैं उनमें भी जो फ्री इंटरनेट है उसे अवेलेबल करवाया जाएगा। ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। जो स्टेट की पावर यूटिलिटी है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और जो स्टेट का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये दोनों लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स हैं, उन्हें भी इन्वाइट किया गया है कि आप भी अगर चाहें तो आके यहाँ पे जुड़ के अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जो 20 लाख बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके अलावा 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड स्कूल्स में भी हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रोजेक्ट एक माइलस्टोन होगा। केरला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको फुलफिल करने में। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तर्ज पर वो जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करने का प्रयास करता है। स्पेशली हेल्थ में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगला आर्टिकल है वो रेस्क्यूड एक्जॉटिक एनिमल्स के बारे में है। कुछ विदेशी जो जीव हैं, जानवर हैं, उनको अभी हमने रेस्क्यू किया। जैसे कि देखिए 6 ब्लू या फिर आप इन्हें हाइसिन मकाओ भी बोल सकते हैं, और 2 कैपुचिन मंकीज। ये होते क्या है मैं आपको अभी बता दूंगा। इन्हें अभी हाल ही में आसाम का जो स्टेट जू कम बोटेनिकल गार्डन है गुवाहाटी में, वहां पे छोड़ दिया गया। देखिए अगर हम ब्लू मकाओ की बात करें तो ये एक पैरट है जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये लगभग 1 मीटर लंबा होता है। जो सामान्य पैरट्स होते हैं उनकी स्पीसीज से ये कंपेरेटिवली ज़्यादा लंबा होता है। तो ये तो इस पैरट की खास बात है। देखिए ये लार्जेस्ट मकाओ है, लार्जेस्ट फ्लाइंग पैरट स्पीसीज भी है, कंपेरेटिवली बड़ा है। ये पैरट नहीं है, ये तो मंकी है ना, दिख रहा होगा। पैरट ये वाला है, दिखाया था पहले। वैसे आप लोग समझ तो जाएंगे कौन सा मंकी है कौन सा पैरट है। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है इसका, पैरट का। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। हैबिटेट लॉस की वजह से कई बार जो चिड़िया पकड़ने वाले लोग हैं वो इसको पकड़ लेते हैं, पेट ट्रेड में इसका इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसे नुकसान हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस कैपुचिन मंकी के बारे में, जिसकी इमेज इस पेज पर है। ये है कैपुचिन मंकी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम सीबस है। इसे सेपाजो नाम से भी बुलाया जाता है। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। जो ट्रॉपिकल रीजन है निकारागुआ और पराग्वे, देखिए निकारागुआ यहाँ पर एक देश है सेंट्रल अमेरिका में। ये जो लोकेशन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये निकारागुआ है, काफी छोटा देश है। और यहाँ पर पराग्वे है। तो यहाँ पर ये जो मंकी है वो पाया जाता है। अब देखिए इसकी खास बात क्या है कि इसके सिर पर ऐसा लगेगा कि टोपी इसने पहनी हुई है। इसके बालों का कलर वहां पर डिफरेंट हो जाता है, जिससे ये एक काउल के फॉर्म में दिखता है या टोपी की तरह दिखता है। देखिए इसका सिर के ऊपर ये कलर जो है वो ब्लैक है, तो ऐसा लगता है जैसे इसने टोपी पहन रखी है। तो ये इसका एक स्पेसिफिकेशन है। बाकी प्रोटेक्शन स्टेटस ये IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है। हमारा अगला आर्टिकल है वो सरना रिलीजन के बारे में है। अब आपके सामने एक नया रिलीजन आ रहा है। झारखंड की सरकार ने भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज भी दिया है। बोला है कि आप एक सेपरेट कोड बनाइए 2021 के सेंसस में, जहां पर लोग ये रिकॉर्ड करवा सकें कि हम जो 6 रिलीजन अभी तक हमारे सामने रखे जाते हैं ऑप्शन में, हम उससे बिलोंग नहीं करते, हम सरना रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सरना रिलीजन, इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, इस फेथ को फॉलो करने वाले लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर को प्रे करते हैं। वो बहुत पवित्र मानते हैं जल, जंगल और जमीन को, यानी कि वाटर, फॉरेस्ट और लैंड। इसे वो बहुत पवित्र मानते हैं और उसे लगातार प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 लाख ट्राइबल्स ऐसे हैं पूरे देश में जो 2011 के सेंसस में अपने रिलीजन के तौर पे सरना आइडेंटिफाई करवाते हैं। हालांकि उसकी कोडिंग नहीं थी तो उन्हें बहुत क्लियर कट तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया गया। अब इशू ये है कि कई सारे सरना रिलीजन के लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, लगभग 4% लोग। अब जिन लोगों ने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी का भी फायदा उठाते हैं, प्लस ट्राइबल तो वह हैं ही, वो उसका भी फायदा उठाते हैं। तो जो सरना कम्युनिटी है वो ये कहते हैं कि अगर इन लोगों ने खुद को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया तो ये केवल माइनॉरिटी का फायदा उठाए ना, ट्राइबल्स का भी फायदा क्यों उठाते हैं, ये उनका कंसर्न है। सरना जो रिलीजन के लोग हैं वो, इसी मुद्दे पर ये पूरा बिल
हमारे सामने अभी आया हुआ है। अगला आर्टिकल है वो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई के बारे में है। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम साई है, SAI। इसका फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। साई देखिए बहुत ही सिंपल और सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन है। दैट मीन्स कि इसमें जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स मैसेजेस वगैरह करेंगे उसे चुराया नहीं जा सकेगा या बीच में हैक करके देखा नहीं जा सकेगा। एंड टू एंड सिक्योर वीडियो, टेक्स्ट और मैसेजेस किए जा सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि नॉर्मल मैसेजिंग एप्लीकेशंस में होता है। इसे डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा ही। उनके जो कर्नल हैं साई शंकर, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसके लिए उन्हें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अप्रिसिएट भी किया कि उन्होंने इतना बढ़िया एप्लीकेशन डेवलप किया है। जो SAI ये एप्लीकेशन है, इसे पैन आर्मी यूटिलाइजेशन के लिए रखा जाएगा, मतलब सभी आर्मी पर्सनल्स इसका इस्तेमाल मैसेजिंग वगैरह के लिए करेंगे। आखिर इसे डेवलप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दैट कैन ऑल्सो बी अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक डोमेन के एप्लीकेशंस अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एनी अदर एप्लीकेशन, उनसे जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसके लीक होने का खतरा बना रहता है। इसके लिए कई सारे कारण होते हैं। एक तो ऐसे एप्लीकेशंस का सर्वर इंडिया में नहीं होता। ऑल्दो ये ऐसा क्लेम करें कि जो मैसेजेस वगैरह किए जा रहे हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और इसे बीच में कोई पढ़ नहीं सकता, बट ऐसा होता नहीं है। एट द सेम टाइम जो हम बैकअप लेते हैं, बैकअप का डेटा किसी अलग स्टोरेज में स्टोर हो रहा होता है, उसमें तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी नहीं होता। ऐसी कंडीशन में उस डेटा के लीक हो जाने का खतरा लगातार बना रहता है और जो हमारी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है उसके कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा बना रहता है। अगर हमारे मिलिट्री पर्सनल अपना ही खुद का डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंश्योर हो सकेगी। अगला आर्टिकल है वो टीम हेलो इनिशिएटिव के बारे में है। हाल ही में 100 साइंटिस्ट ने टीम हेलो को ज्वाइन किया। यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है ताकि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जो कई तरीके की अफवाहें, मिथ्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसे दूर किया जा सके। इसे यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ कोलैबोरेट करके टीम हेलो इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे काउंटर किया जा सके। यहाँ पे जो साइंटिस्ट होंगे वो अवेयरनेस फैलाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोविड-19 से हम कैसे डील कर सकते हैं और जो भी गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो उसे काउंटर भी करेंगे। जो अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड सिटीज डे के बारे में है। हाल ही में इसे सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के तौर पर डेजिग्नेट किया है। यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को ये एड्रेस किया जाता है कि अर्बनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं, हमें उसे कैसे ओवरकम करना है। थीम तो थी वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। थीम यूपीएससी नहीं पूछती। देखिए यहाँ पर कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं जो कि सिटीज से ही एसोसिएटेड हैं। अर्बन अक्टूबर, इसे यूएन हैबिटेट ने 2014 में लॉन्च किया था ताकि अर्बन चैलेंजेस को हम इंटरनेशनल कम्युनिटी तक ले जा सकें और नया अर्बन एजेंडा तैयार कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 भी सिटीज और ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में है ताकि हम उसे इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बना सकें। वर्ल्ड सिटीज डेज ग्लोबल ऑब्जर्वेंस, ये देखिए अभी वर्चुअली होस्ट किया गया कीनिया के द्वारा विद द थीम बेटर सिटी बेटर लाइफ। यहाँ पर फोकस था कि हम अपनी कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेंगे, अवेयर करेंगे कि वो बेहतर सिटीज़ को बना सकें। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट, इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है 2016 में। 1978 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के तहत। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। नेक्स्ट आर्टिकल, राइट टू प्रोटेस्ट इन पब्लिक स्पेस। आपको पता ही है 7 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था और ये वर्डिक्ट शाहीन बाग प्रोटेस्ट से रिलेटेड था और आने वाले जितने भी प्रोटेस्ट होंगे उन सारे प्रोटेस्ट पर इस वर्डिक्ट का असर होगा। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सब प्रोटेस्ट क्या था, पहले तो ये जानिए आप, शाहीन बाग एक दिल्ली का प्लेस है, दिल्ली का एरिया है, एक दिल्ली का इलाका है जो साउथ ईस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पर 14 दिसंबर 2019 से शाहीन बाग एरिया के कई महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट पर बैठी थी ये महिलाएं, मोस्टली मुस्लिम वुमेन जो उस एरिया में रहती थी, और ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। वैसे तो CAA के खिलाफ पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन शाहीन बाग का जो ये प्रोटेस्ट है इसलिए इतना ज्यादा फेमस हो गया है क्योंकि पहले तो यहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, वो भी लगभग 50-60 साल की बूढ़ी महिलाएं। दूसरा, ये प्रोटेस्ट बहुत ही लंबे समय तक चला, तकरीबन 4 महीने तक चला।
14 दिसंबर 2019 से स्टार्ट होता है और 24 मार्च 2020 में ये प्रोटेस्ट खत्म होता है। जब लॉकडाउन लागू किया गया था 23 मार्च 2020 को, उसके बाद ये प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया और खत्म करवा दिया गया बाय द पुलिस, बाय द गवर्नमेंट। तो बहरहाल ऑलमोस्ट 4 महीने तक चलने वाला प्रोटेस्ट, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस भी हुए थे और कई तरह के इश्यूज भी हुए थे, कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। इस प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स ने यहाँ से जो भी मेन रोड निकल रही थी वहां पर अपने तंबू गाड़ दिए थे और रोड पर बैठ दिए गए थे और रोड को ब्लॉक कर दिया था कंप्लीटली। उसी रोड पर धरना दिया जा रहा था जिसकी वजह से वहां पर व्हीकल मूवमेंट नहीं हो रही थी, आवाजाही कंप्लीटली बंद हो गई थी व्हीकल्स की। अब कम्यूटर्स को, जो डेली ऑफिस को जाते हैं, कम्यूटर्स कहते हैं हम इसे, तो ये लोग को आने जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, उनको बहुत सारी तकलीफें, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या किसी को भी रोड ब्लॉक करने के लिए इजाजत है? ये पहला क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने वर्डिक्ट देते जब। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि कहीं भी किधर भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीजें आज भी हो रही हैं। आज फार्मर लॉस को लेकर फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे जहां पे रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है निकलकर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आने वाले भी प्रोटेस्ट को लेकर। फ्यूचर में अगर कोई इंडिया में प्रोटेस्ट होंगे तो भी ये जजमेंट माना जाएगा प्रशासन के द्वारा एज अ गाइडलाइंस। तो देख लेते हैं हाइलाइट्स क्या है ये वर्डिक्ट की। जजमेंट में अपहेल्ड किया गया है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। पहले तो ये नहीं बोले कि प्रोटेस्ट करना बंद कर दो, नहीं, प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है। अगर आपको कोई लॉ पसंद नहीं आता है, अगेंस्ट लॉ, अगर आप चाह रहे हैं प्रोटेस्ट करना तो आप कर सकते हैं, ये आपको फंडामेंटल राइट है आपका ये। इसके साथ साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं कि आप पूरे रोड्स पे ब्लॉक कर दो और जो भी पब्लिक स्पेसेस हैं, पब्लिक वे से, ये सारी चीजों को ब्लॉक कर दो, दैट टू इनडिफिनिट पीरियड के लिए। पता ही नहीं है 1 महीना 2 महीना 1-2 दिन चल जाएगा, फिर भी ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो चल जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 4 महीने तक, 2 महीने तक आप रोड को ब्लॉक कर दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन रोडों पर नहीं। इसके लिए डेमोक्रेसी आपको राइट टू फ्री स्पीच देती है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, और ये आपकी ट्रेजरी जैसा है, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है, वो रिस्ट्रिक्शंस ये है रोड ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, जहां कहे वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब रोड ब्लॉक कर देते हो तो आप ये बताइए जो इन्वॉल्व नहीं होते ये प्रोटेस्ट में, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, यहाँ पे थोड़े मुस्लिम मर्द होते हैं या फिर दूसरे मजहब के जो लोग होते हैं, उनको ऑफिस जाना है, उनको किसी काम से जाना है, तब ये लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे राइट टू मूवमेंट जो है वो वायलेट हो रहा है इनकी वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से, एक फंडामेंटल राइट देने की वजह से दूसरा फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, ये वायलेट होने के कगार पर है, इसको सप्रेस होता हुआ देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखिए आपको राइट दिलाने के लिए कम्यूटर्स का राइट नहीं छीन सकते हम दोनों को बैलेंस करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो भी इंपॉर्टेंट है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसा कि आपको बताइए दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होते हैं, तो इस तरह के प्लेसेस को दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रोडों को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। फिर भी फार्मर्स जो हैं अभी रोड्स ब्लॉक करके हैं, हाईवेज ब्लॉक करे हुए हैं। बहरहाल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एश्योर करता है सिटीजन्स द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो ये असेंबली बना सकते हैं पीसफुली, पीसेबली, विदाउट आर्म्स यूज नहीं किए बिना। हाँ, ये थोड़ा एग्जम्पशन है सिख कम्युनिटी को, जैसा कि मैंने कहा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं फंडामेंटल राइट्स में, आप उठाकर फंडामेंटल राइट्स पढ़ना समझ में आएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 3 ये बता रहा है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाएंगे ऑन द अबव राइट्स, जो भी ऊपर दिए गए हैं राइट्स, जो भी ऊपर बात की गए हैं राइट्स के, इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे ऑन वेरियस ग्राउंड्स, जैसा कि जब सॉवरेनिटी की बात आती है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आती है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आती है, पब्लिक ऑर्डर की बात आती है, या फिर किसी इसी तरह की चीजें जहां पे इन्वॉल्व हो इंडिया का इंटरेस्ट, तब यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिवाइजेस बेस ईयर। बेस ईयर को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने रिवाइज किया है। अब ये बेस ईयर पहले क्या था,
2001 का बेस ईयर था लेबर की जब हम बात करते हैं, अब क्या हो गया ये 2016 हो गया है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट नॉन फूड आइटम्स पे दिया गया है, जैसा कि हाउसिंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर जो भी एक्सपेंडिचर है, जहां भी पैसा स्पेंड करते हैं, वो नजर में रखा जाएगा इन इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेशन, जब भी हम इन्फ्लेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। और ये जो रिवीजन है बेस ईयर का, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स, और ये अब से रिवाइज किया जाएगा हर 5 साल में। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW ये यूज किया जाता था ट्रैक करने के लिए इन्फ्लेशन, एंड एज अ बेंचमार्क फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंसेस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डियरनेस रिलीफ फॉर द पेंशनर्स, वेजेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हम क्या काउंट करते थे, हम CPI IW ध्यान में रखते थे किस तरह से इन्फ्लेशन को ट्रैक करना है, सच दैट हम डियरनेस अलाउंसेस को बढ़ा सके हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, और डियरनेस रिलीफ जो प्रोवाइड किया जाता है पेंशनर्स को वो बढ़ा सके। ऐसा होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ ही जा रहा है लेकिन आपकी इनकम ही नहीं है उतनी, तो गवर्नमेंट ये ध्यान में रखती है कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए किस तरह से हम डियरनेस रिलीफ या अलाउंसेस देते रहें वर्कर्स को, पेंशनर्स को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 CPI नंबर्स। CPI IW एक है, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स एंड CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। तो बहरहाल नेशनल लेवल पे 4 तरह के CPI नंबर से, एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक है, एग्रीकल्चरल लेबरर का है, रूरल लेबरर्स का है, फिर बाद में नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज का है। वाइल द फर्स्ट 3, ये स्टार्टिंग के 3 IW, AL एंड RL, ये मैनेज किया जाता है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। ये याद रखें आप, IW, AL, RL जो भी 2 डिजिट्स के हैं या 2 लेटर्स के हैं, वो मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। और फोर्थ जो है, वन इज रिलीज बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है। CPI एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है जो यूज की जाती है एस्टिमेट करने प्राइसेस किस तरह से चेंज हो रहे हैं। मैंने कहा था ना अभी, इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहा है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। अब क्या है ये जो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें झलक देख सकती है प्राइसेस की इंडिया में जो हो रहा है, वो CPI है। बेस्ड ऑन द सजेशंस ऑफ द उर्जित पटेल कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज टू बी फॉर्मुलेटेड इन रेफरेंस टू CPI। अभी तक क्या हो रहा था, उर्जित पटेल कमेटी ये रिकमेंडेशन देने से पहले हम जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में फॉर्मुलेट करते थे विद द रेफरेंस टू WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स से होती थी, ये अब रेफरेंस को चेंज कर दिया गया है, CPI बना दिया गया है। ये बेस्ड होगा इन्फ्लेशन का। CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर कवर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एनी वन ऑफ द 7 सेक्टर्स, जैसा कि फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन में, रेलवेज में, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज पोर्ट्स एंड डॉक्स। नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड N2O बजट रिलीज किया गया है बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। देखिए GCP जो है एक जॉइंटली इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के साथ है, जॉइंटली प्रोग्राम है ये, किसके साथ है, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के साथ है। इन्होंने रिसेंटली नई एक्टिविटी या फिर मैं यूं कहूं कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट को इस्टेब्लिश किया है, जो कि हमें मदद करेंगे इंप्रूव करने में ग्लोबल N2O बजट ट्रेंड्स एंड वेरिएबिलिटी। N2O एक लॉन्ग लाइफ ग्रीन हाउस गैस है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है, जो कि एटमॉस्फेयर में 116 से 9 साल ऊपर या नीचे हो सकता है, मतलब लगभग 116 साल होगा मोर और लेस। ये एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो क्लाइमेट चेंज को ड्राइव कर रहा है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। मतलब ये हार्मफुल गैस है, याद रखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के बाद में अगर किसी का नंबर आता है ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट को इफेक्ट करने के लिए, वो नाइट्रस ऑक्साइड का आता है। अब की हाइलाइट्स देख लीजिए, N2O is accumulating at an increasing rate with 10% greater global emission in 2016 than in 1980s। इतना तो समझ गए होंगे आप, 1980s में जो लेवल था N2O का वो अभी बढ़े जा रहा है, 10% ज्यादा हो गया 2016 में। अब ये बढ़ क्यों रहा है, जैसा कि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं फ्रॉम मैन्योर प्रोड्यूस बाय लाइफ स्टॉक, इसकी वजह से, ये बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से N2O का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है 1980 से, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2016 के ईयर को।
अभी तो 2021 चल रहा है, मतलब और ज़्यादा बढ़ जाए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 70% टू ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक N2O एमिशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से अगर कोई दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या होंगे, एक नेचुरल फैक्टर होंगे और एक ह्यूमन फैक्टर्स होंगे। नेचुरल फैक्टर्स नेचुरली प्रेजेंस ऑफ द N2O इन द एटमॉस्फेयर, और एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन किस तरह से इन्वॉल्व है N2O को बढ़ाने में एटमॉस्फेयर में। 2007 से 16 तक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 70% बढ़ गया है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक, ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एमिशन जो है एग्रीकल्चर से आ रहा है, डोमिनेटेड बाय द ईस्ट एशिया, यूरोप, साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, which are associated largely with the use of synthetic nitrogen fertilizers। मतलब सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो इन देशों में, इन रीजन्स में यूज किया जाता है, उससे बहुत ज्यादा डोमिनेशन बढ़ रहा है N2O का। हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स इन एमिशंस कम फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली ब्राजील, चाइना एंड इंडिया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लाइफ स्टॉक और नंबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एमिशन जो यूरोप से आ रहा था वो डिक्रीज हो गया है ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 2 साल के मुकाबले में यूरोप का जो एमिशन था वो कम ही हो रहा है थ्रू पॉलिसीज टू लिमिट एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन। यूरोप ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए कि किस तरह से हम किसी भी तरह से हम करके फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन कम करते जाएं, सच दैट ये इस तरह का एमिशन न दिखे। तो यूरोप 20 साल से काबू कर रहा है एमिशन को N2O के। नेक्स्ट आर्टिकल, न्यू शेफर्ड। ये एक रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है सच दैट एस्ट्रोनॉट्स को और रिसर्च पेलोड्स को मदद करे पास करने में कर्मन लाइन। कर्मन लाइन क्या है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री ऑफ स्पेस है, तो ये वहां तक लेके जाएगा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री ऑफ स्पेस तक लेके जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को और रिसर्च पेलोड्स को। ये इसको लॉन्च किया गया था यूएस बेस्ड स्पेस कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। और जो नाम है ये शेफर्ड, जो नाम है ये एक एस्ट्रोनॉट के ऊपर रखा गया है जिनका नाम है एलन शेफर्ड, द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू द स्पेस। नेक्स्ट आर्टिकल, श्यामजी कृष्णा वर्मा। प्राइम मिनिस्टर ने 160th बर्थ एनिवर्सरी पे श्यामजी कृष्णा वर्मा, जो कि एक हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे प्रधानमंत्री ने ट्रिब्यूट पेश किया है इनको। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1857 में गुजरात में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने अपनी एजुकेशन इंडिया से ही कंप्लीट की, लेकिन संस्कृत पढ़ाने के लिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर इन्होंने काम किया। 1905 में इनको बार कर दिया गया था, अब ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। किसने बार किया था ये ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ इनर टेम्पल, जो कि 4 प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं बैरिस्टर्स के और जजेस के लंदन में, जिनमें से एक ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल होती है, जिसने इनको बार कर दिया था 1905 में प्रैक्टिस करने से लॉ को। क्यों, रीजन क्या था, सेडिशन का इनके ऊपर चार्जेस लगाया था ये सोसाइटी ने कि इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ लिख दिया था। और एक बात बता दूं मैं इनके बारे में, ये बॉम्बे आर्य समाज के बहुत सारे ब्रांचेस थे, बहुत सारे शाखाएं थे। जो बॉम्बे में आर्य समाज था, इसके पहले प्रेसिडेंट थे हमारे श्यामजी कृष्णा वर्मा, और ये दयानंद सरस्वती का बहुत बड़े एडमायरर थे। और इन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया था, जैसा कि वीर सावरकर, लाला हरदयाल, और ये दोनों भी इंडिया हाउस के मेंबर्स थे। अब ब्रिटिश ने इनका बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से वर्मा ने शिफ्ट कर दिया था इंग्लैंड से पेरिस को, और इनके जो मूवमेंट्स थे वो पेरिस से किए गए थे। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इन्होंने फिर अपना मुकाम को चेंज कर दिया था। अब ये जिनीवा चले गए थे स्विट्जरलैंड में, जहां पे इन्होंने अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ स्पेंड की थी, और फाइनली 1930 में इनकी मृत्यु हो जाती है स्विट्जरलैंड जिनीवा में ही। ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने फाउंड किए थे वो इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में इन 1905, दैट टू प्रोमोट द कॉज ऑफ सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया। इंडिया हाउस फॉर स्टूडेंट्स रेसिडेंस, ये सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन होम रूल सोसाइटी के बाद में। इसको भी लंदन में कायम किया था इन्होंने 1905 से 1910 तक, टू प्रोमोट नेशनलिस्ट व्यू अमंग इंडियन स्टूडेंट्स इन ब्रिटेन। तीसरा, इंडियन सोशलिस्ट, अ मंथली जर्नल इन्होंने कायम किया था, इन्होंने निकाला था टू आउटलेट नेशनलिस्ट आइडियाज। लास्टली, इन्होंने एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाया था रेडिकल यूथ को जो इंडिया में रहते हैं, सच दैट उन्हें अब्रॉड बुलाया जाए और एजुकेट बनाए और इनमें आइडियाज प्रोपोगेट करें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इनको आइडिया दे सकें। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।